ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वो कह रहे हैं कि जो साइफन किया हुआ पैसा था वो कहीं ना कहीं पूरे समाज और देश की भावनाओं को, जो श्रद्धालुओं की भावनाएं, उनको ठेस पहुंचाता है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए, उनके कान तक पहुंचा तो सही कि इतनी राम मंदिर के साथ चोरी हुई है। इतने समय से सबने चुप्पी बांधे हुए हैं और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ना प्रधानमंत्री मोदी जी, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सदस्य, ना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पास ही पूरा जिम्मा दिया हुआ था। वो चंपत राय जी, जो भगवान विष्णु का अवतार नरेंद्र मोदी जी को मान रहे थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वीएचपी से जुड़े हुए हैं। आज सीधे सीधे सवाल उन्हीं से उठ रहे हैं। आज आप सोचिए, राम मंदिर जैसा एक भव्य मंदिर बनाने का श्रेय ये लोग लेते हैं और वही 2 साल में 500 साल की लड़ाई है और वही 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत उसमें इस तरीके की गंभीर चोरी के मामला आया है, जहां पे भगवान के जेवरात भी चोरी हो गए हैं। तो सवाल बस ये उठ खड़ा होता है कि जो श्रद्धालु अपने आप को ठगित महसूस कर रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? इसमें इतने लोगों का योगदान रहा है मंदिर का, पर श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चंपत राय हो या बाकी सारे हों, उनका इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए? बल्कि होम मिनिस्ट्री ने ये दलील दी है सुप्रीम कोर्ट को कि मंदिर के ट्रस्ट के किसी भी चीज में ना सरकार इंटरफेयर कर सकती है, ना कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं। ये किस तरीके का ट्रस्ट बनाया था? तो अनफॉर्चुनेट है। और जो भी ये श्रद्धालु हैं, जो भी सनातनी हैं, आज अपने आप को ठगित महसूस कर रहा है। और इससे बड़ा महापाप कि भगवान श्री राम मंदिर की जन्मभूमि में ही आप वहां पे चोरी कर रहे हैं, इससे बड़ा महापाप मैं नहीं मानती हूँ कुछ और हो सकता है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको लेकर के दत्तात्रेय जी ने कहा कि हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कर रही हैं। नहीं, इससे हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो रहा है। बदनाम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा श्रेय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास जब हुआ था तब गए थे, जब उद्घाटन हुआ था तब गए थे। आगे बढ़कर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही उसके बारे में कहा था। और आज जब इस तरीके की चोरी सामने आ रही है, तब आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं। ये हिंदू विरोधी ताकतें नहीं हैं। जो मंदिर से चंदा चुरा रहे थे वो हिंदू ही हैं। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है कि किसने अनदेखा किया, किसने अपनी आंख मूंद कर रखी और इतना बड़ा विश्वासघात सनातनियों के साथ हुआ है, देशवासियों के साथ हुआ है और राम प्रेमियों से हुआ है, राम भक्तों से हुआ है। उस पाप की सजा भुगतना जरूरी है। तो ये कह देना ये हिंदू विरोधी है, ये विरोधी हैं, वो विरोधी हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिम्मेदारी से भागने का ये जो काम हो रहा है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उद्धव जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर से साइफन किया हुआ पैसा है, ये ऑपरेशन चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए, यहाँ एमपीज की खरीद फरोख्त की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल 4 बजे के बाद जो रामचरितमानस है और हनुमान चालीसा है उसका पाठ किया जाएगा मुंबई में। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार एमपीज की चोरी हो रही है, एमएलएज की चोरी हो रही है, एमएलसीज की चोरी हो रही है, ये एकदम ही बेहद ही शर्मनाक तरीके की राजनीति जो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के बल पर हो रही है। और यही महाराष्ट्र में जो आप देख रहे हैं, वही आपने वेस्ट बंगाल में देखा, वही आप बाकी सारे राज्यों में देखोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ना लेना कहीं ना कहीं इनको ये इस तरीके की ताकत और बल बढ़ा रहा है, जहां पे ये लोग पैसों के बल पे लोगों के खरीद फरोख्त करते हैं। ये जैसे घोड़ों का व्यापार होता है, उसी तरीके से एमएलए और एमपीज की सौदेबाजी होने लग गई है। मैं तो कहती हूं इलेक्शंस ही बंद कर दो, आप सिर्फ सौदेबाजी करो, जो हाईएस्ट बिडर होगा वो उस पार्टी में जाएगा। इतना शर्मनाक हमारी हालत हो गई है इस देश की। तो ये पैसा, जो चंदा चोरी की बात हो, चाहे देश से लूटने की बात हो, चाहे वो इथेनॉल के माध्यम से लूटने की बात हो, ये सारे पे सारे भ्रष्टाचार के तार जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। और भगवान से माफी मांगने के लिए हम सब ये महाआरती करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। और भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री राम के सामने हम नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगे कि इस तरीके की सरकार है आज कि वो उनसे भी चोरी करने में नहीं हिचकिचा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का बयान है। उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज का बचाव करते हुए कहा है कि आयोग का हर कदम संविधान, चुनावी कानूनों और समय समय पर जारी निर्देशों के तहत उठाया जाता है।
देखिए, ज्ञानेश कुमार जी पे इतने सारे सवाल सारे ही राजनीतिक पक्ष उठा रहे हैं। सारे ही सवाल ये भी उठते हैं कि पार्टीज इस तरीके से स्प्लिट हो रही हैं और आप अनदेखा कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है। आज आम आदमी पार्टी के सिर्फ राज्यसभा के कुछ सांसद चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर जाते हैं। लोकसभा के सांसद वहीं के वहीं हैं, दिल्ली के एमएलएज वहीं के वहीं हैं, पंजाब के एमएलएज वहीं के वहीं हैं, पार्टी वहीं के वहीं है। जबकि शेड्यूल 10 बहुत क्लियरली स्पष्ट कहता है 2/3 वर्टिकल स्प्लिट होना चाहिए। आप उस पर शांत हैं। किस तरीके से एसआईआर के माध्यम से इतने लोगों को उनके वोट्स इनवैलिड कर दिए थे, उनको वोटर रजिस्ट्री से हटा दिया था, उस पर आप शांत बैठे हुए हैं। इतनी भारी संख्या में महाराष्ट्र में हेरा फेरी हुई थी वोट्स की, जो तथ्यों के साथ हमने उनके सामने दिखाए थे, वो आपने दरकिनार कर दिया था। तो ज्ञानेश कुमार जी ज्ञान देने के बजाय अगर सही मायने में अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो हमें यहां वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से बच निकला है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया जो है वो सुरक्षित रहे। वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अब गंभीर खतरे में दिखाई देती है। देखिए, जो भी संवैधानिक तौर तरीके होंगे उसका हम विपक्ष होने के नाते हम वहां पर अपनी दलील रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाएं। पर जैसे कि मैंने कहा कि शिवसेना में जब फूट पड़ी थी, अभी भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको हियर करे, अभी तक उसका वर्डिक्ट नहीं आया है। उसी के चलते जो बल और ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके बाद उन्होंने एनसीपी के साथ वही तोड़फोड़ किया, फिर उन्होंने अभी वेस्ट बंगाल में किया है, वो बाकी सारे राज्यों में आम आदमी पार्टी में इन्होंने किया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे ईडी आईटी सारी जो एजेंसीज हैं, अगर वो ध्यान करें कि उनकी जिम्मेदारी देश वासियों के प्रति है, देश के प्रति है, ना कि चुनी हुई पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार चला रही है केंद्र में उनके प्रति है, तो शायद अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। मैम, भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन बंद किए बिना जो है सिंधु जल समझौती उस पर बहाल नहीं किया जाएगा और बातचीत नहीं हो सकती है। मैं उसको बिल्कुल वेलकम करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा है वो आरएसएस से जुड़े हुए राम माधव जी भी सुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में चले जाते हैं। ये अखबार बता रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, मेरा कहना नहीं है। पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी और फिर ये लेटर साइन हो रहे हैं काफी लोगों से कि इंडिया पाकिस्तान डायलॉग शुरू होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान यूथ डायलॉग भी मैं कहीं देख रही थी हो रहा है। तो जब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जीरो टॉलरेंस टू टेरर, जीरो टॉक विद टेरर, तो वो ना बातचीत होनी चाहिए, ना उनको इंडस वाटर ट्रीटी का जो अबेयंस में रखी है उनको एक बूंद पानी भी नहीं मिलना चाहिए जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना। कंट्रोवर्सी चल रही है देश भर में, तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में अलग अलग समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इस बीच पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। गडकरी साहब लगातार ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बीच जब दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बयान जारी किया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें ये माना गया है कि एवरेज जरूर, माइलेज जरूर है गाड़ियों का, वो कम हुआ है। नहीं तो देखिए, अगर इतने सारे लोग बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि डायलॉग उनके साथ हो, ना कि ये जो प्रोपेगेंडा हम देखते हैं कि कुछ सोशल मीडिया एजेंसीज आप हायर कर लेते हैं और इथेनॉल की बड़ाइयां करते हैं। पर हकीकत जो लिविंग फैक्ट्स हैं और जो जनता बता रही है उसको आप सुनने को तैयार नहीं है। तो जो भी दिक्कतें हैं, अगर बाकी सब जगह 10% इथेनॉल होता है, ब्लेंडिंग होती है, यहाँ पर हमारा एकमात्र देश है ब्राजील के बाद जो 20% ब्लेंडिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार जो है ये लोगों की तकलीफों को अनदेखा कर रही है। और बहुत सारे मैंने ये भी देखा है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ निजी लोगों का उसमें फायदा हो रहा है, इसलिए इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो जो भी रीजंस है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे सख्ती आनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसमें स्टेप इन कर जनता की आवाज सुनकर किसी तरीके का करेक्शन लाएंगे, वरना इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इसको लेकर अब आंदोलन भी छिड़ने वाला है। उसकी बात अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में कहा इट्स एन एक्सपेरिमेंट, गवर्नमेंट का जो झुठलाया भी गया। तो ये आप कह रहे हैं कि पहले वहां पे ऑन रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, इट्स मिसअंडरस्टूड। सो क्लियरली दिख रहा है कि दिस एन एक्सपेरिमेंट विद हु, विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री। उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई से वो लोग गाड़ी खरीदते हैं
और वो गाड़ी कम चलती है, उसका खर्चा ज्यादा होता है सिर्फ उसके रिपेयरिंग कॉस्ट में, क्योंकि आप जिद पे अड़े हुए हैं कि 20% इथेनॉल मिक्स करना है। तो ये सुनवाई होनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए, फिर जाकर इस पे कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। थैंक यू सो